recording here for Pratyaksha, Sanvi, Pranav, Riya, Arya and Pari. They're all in the class. Okay. तो अभी हमें समझना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है. दिस विल हेल्प अस दिस विल बी हेल्प्ड हेयर बाय द मोमेंटम कॉन्सेप्ट दैट वी हैव लर्न्ड, जो कि हमने कहा था इट इज द मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, बिकॉज एवरी बॉडी हैज गॉट सम मैटर, हैज गॉट सम मास. तो उसके अंदर जब कोई मोशन कंटेन्ड होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसके अंदर कंटेन्ड मोशन को मोमेंटम कहते हैं. द मोशन कंटेन्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एज मोमेंटम. जब मोमेंटम में चेंज आता है बेटा, तब कोई फोर्स लग रही होती है, राइट? क्यों? क्योंकि किसी ना किसी एक्सटर्नल फोर्स से ही चेंज इन मोमेंटम आ सकता है. जैसे कि हमने कहा था कि मान लेते हैं एक फास्ट मूविंग बॉल मेरी तरफ को आ रही है, राइट? वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही आ रही है और मैंने उसे किक किया, दूसरी तरफ पुश कर दिया, बट द स्पीड रिमेन्स द सेम 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन आई हैव रिवर्स्ड आफ्टर किकिंग इट. तो इज द वेलोसिटी चेंज्ड और नॉट? Yes, the Yes, velocity ma'am. here has changed because velocity is a vector quantity and it depends on the direction of the object. Left. तो अगर ये डायरेक्शन चेंज होने से velocity चेंज हो गई, इसका मतलब मोमेंटम चेंज हुआ, राइट? And without this external force that I have put in here, this change was not possible. बॉल अपने आप से तो अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकती. Have you ever seen a ball changing its direction on its own? No, it cannot. Right? इसका मतलब there has to be an external force to change, bring a change in the momentum. Right or not? मैम Understood or not? हाँ जी बेटा मैम जी. मैम अगर जैसे अगर यहाँ पर एक बॉल है तो फिर अगर वो ऐसे चली गई ऑटोमेटिकली तो क्या होगा? लाइक अगर वो नॉर्मली बिना किसी पुश और पुल के वैसे बेंड हो गई. बिना किसी पुश और पुल के क्या बेंड हो गई रिया? फिर से बता बच्चे. लाइक मैम अगर अगर आपको ये समझ आ रही है, अगर बॉल सीधी के अगर बजाय ये बॉल है अपने आप तो चलते अगर वो हुए मुड़ ऐसे गई। हो गई तो अपने आप, पहली बात तो अपने आप ऊपर चली गई बिना तेरे कोई फोर्स लगाए. मैम ऊपर नहीं मतलब लाइक वो ऐसे अच्छा हो चलो गई. मान लेते हैं रिया ने बॉल यूं थ्रो की थी और वो यूं हो गई. हाँ. ऐसा पैराबोला में यहाँ पर भी ये ड्रैग की वजह से हुआ है बेटा. एयर फ्रिक्शन शो कर रही है ना, उसकी वजह से इसकी स्पीड स्लो हो गई एंड ग्रेविटी। दैट इज व्हाई इट हैज कम डाउन. मैम तो ग्रेविटी। यहाँ पर भी इसके ऊपर, यस, यहाँ पर भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं. ठीक है? तो ओके. यहाँ पर भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो इस सिस्टम पर काम कर रही हैं और जो इसे चेंज करने में डायरेक्शन हेल्प कर रही हैं. चलो हम स्पीड ही चेंज समझ लेते हैं कि मान लेते हैं स्पीड चेंज करनी है, राइट? ओके. तो फिर हम यहाँ पर मान लेते हैं एक एग्जाम्पल कि एक एक बॉल जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड पर आ रही थी मेरी तरफ और मैंने उसको अपने फीट से ब्लॉक कर दिया एंड आई हैव स्टॉप दैट. तो उसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड हो गई बच्चे. तो दिस चेंज इन मोमेंटम, इज इट बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स और नॉट? यस मैम. यस, इट इज बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स. तो मैंने फोर्स लगाई है उसके ऊपर एंड आई हैव स्टॉप दैट बॉल फ्रॉम मूविंग नाउ. तो दिस फोर्स इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये फोर्स जो चेंज इन मोमेंटम ब्रिंग करती है, द फोर्स दैट ब्रिंग्स चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम. मतलब उतना ही फोर्स लग रहा होगा जितना मोमेंटम में चेंज आ रहा है विद इन सम टाइम. आर यू पीपल गेटिंग इट और नॉट? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, बॉडी में कितना मोमेंटम चेंज हो गया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स. तो आप जो अप्लाइड फोर्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे इस चेंज इन मोमेंटम को. रेट ऑफ शोज विद टाइम कि कितने सेकंड्स में ये चेंज आ गया. अब अगर विद इन सेकंड्स आपने बहुत फास्ट मूविंग बॉल को एकदम से रोक दिया, बहुत फास्ट मूविंग बॉल है और आपने एकदम से उसे जीरो कर दिया, तो फोर्स अप्लाइड बाय दैट बॉल विल बी वेरी हार्ड ऑन योर हैंड और ऑन योर फीट.
है ना? तो वो फोर्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा क्योंकि आपने विद इन सेकेंड आपने उसे फ्रॉम सम ग्रेटर वैल्यू टू जीरो कर दिया, तो फोर्स बहुत हाई अप्लाई होगा, राइट? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? यस तो मैम। वो जो फोर्स है, भले वो बॉडी लगा रही है या उस पर हमें लगानी पड़ रही है टू ब्रिंग द चेंज इन मोमेंटम, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, एक और बात यहाँ से समझेंगे, व्हेन आई से द चेंज इन मोमेंटम आई कैन नॉट चेंज द मास ऑफ अ बॉडी, राइट? ऐसा तो नहीं हो सकता बॉडी का मास चेंज कर दूंगा। बॉल आ रही है रास्ते में, हाफ तो नहीं हो जाएगी कि उसका मास कम हो गया तो उसका मोमेंटम कम हो जाएगा। इट इज ओनली द वेलोसिटी दैट कैन चेंज द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी, राइट और नॉट? है ना? आप लोगों के केस के लिए एक बॉल है जिसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड पहले था, फिर यही बॉल है जिसका स्पीड 0 सेकेंड हो गया। इन 1 सेकेंड हुआ है ये काम। तो दिस इज द चेंज इन स्पीड। मास तो उसका 1 kg है तो 1 kg ही रहेगा, है ना? 1 into 10 is the momentum initially and 1 into 0 is the momentum finally. This change in momentum from final to initial in 1 second will give you the value for force. Understood or not, बच्चे? यस आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ मैम, रही? ये साइन किस चीज का है, फोर्स और चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन के बीच में? फोर्स। मैम आ गया बच्चे, समझ में? चले अभी आगे? मैम ओके। हाँ जी। मैम ये वाला साइन किस चीज का है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन किया था 8th में। यस मैम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक चीज इंक्रीज करोगे तो दूसरा भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके मैम। ठीक है, तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा टाइम लगेगा चेंज आने में उतना फोर्स कम लगेगा, उतना फोर्स कम फील होगा। ओके जितना कम टाइम लगेगा उतना फोर्स बढ़ जाएगा। तो इन दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इनवर्स वेरिएशन होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में डायरेक्ट वेरिएशन होता है। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? हम फोर्स इज हाँ जी एम इन एम इंटू ए है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। बेटा, वो अलग बात है, वो अभी आगे आएगी बच्चे बात, इसी में से डिराइव होगी, यहीं से डिराइव करेंगे अभी उसे। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर क्या समझा? अभी तक के लिए हमने ये बात समझ ली कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ कहती हूँ ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम, रेट का मतलब होता है विद टाइम। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो हम फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और अब मैं इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? इसी को तो कहेंगे ना अपॉन टाइम टेकन, राइट और नॉट?
अब ये क्या हो गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम। कैसे लिखेंगे, मोमेंटम क्या होता है, P मोमेंटम होता है minus मास इनटू वेलोसिटी, है ना। मैं पी से डिनोट करते हैं हम, नोटेशन पी है, तो मास इनटू वेलोसिटी से। अब अगर ये फाइनल मोमेंटम है तो यहाँ वेलोसिटी, फाइनल मोमेंट वेलोसिटी लगना चाहिए बेटा, क्योंकि मास तो सेम ही रहेगा। तो दैट इज m इंटू वी माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब इनिशियल क्या हो जाएगा, m M इंटू into यू। U. फर्स्ट चैप्टर याद है ना, मोशन का फर्स्ट चैप्टर, Yes, इनिशियल वेलोसिटी u लिखते हैं, फाइनल को v लिखते हैं। तो m इंटू यू बाय t, टाइम टेकन। yes, आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई। yes, ma'am. अब देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, को कॉमन ले लो, V माइनस यू बाय टी, है ना। मैम ये सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं। सारे फॉर्मूलाज नहीं लिखने बेटा, ये डेरिवेशन है, हम धीरे धीरे उस चीज पर आ रहे हैं जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब फर्स्ट चैप्टर में से याद है किसी को, व्हाट इज V acceleration माइनस यू बाय टी, minus U acceleration. दिस वाज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। इसका मतलब आई कैन सब्स्टिट्यूट ऑल दिस विद A, सो मास इनटू A। A acceleration. आई बात समझ में, है ना। एंड दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेटा जी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। अब इसका मतलब क्या है, इससे क्या समझ में आ रहा है हमें, फोर्स इज इक्वल्स टू ma से हमें क्या समझ में आया। कि जब मास और एक्सेलरेशन बढ़ेंगे तब फोर्स भी बढ़ेगा। हम्म, Ma'am, that the greater mass, more force, or more acceleration, more force. मोर एक्सेलरेशन मतलब द चेंज इन स्पीड्स, नो, है ना। कि मतलब अगर बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली आपने एकदम 250 की स्पीड से एकदम से ब्रेक लगा दी जीरो, तो फोर्स बहुत हाई आएगा बेटा, बहुत ग्रेट फोर्स से ब्रेक लगाना पड़ेगा, और अगर कोलिजन हो गया तो बहुत ग्रेट इम्पैक्ट से कोलिजन होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स बहुत हाई है। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही, यस मैम। क्लियर है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर इस चीज को समझे, अभी ये हमने डेरिवेशन कर ली है, इसका मीनिंग यहाँ से समझते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली proportional to the product of mass of the body and acceleration produced in the body by the action of force। तो उस फोर्स से क्या एक्सेलरेशन आ रही है, उस फोर्स से क्या एक्सेलरेशन आ रही है, that these two things are directly proportional, force is directly proportional to the mass of the body and the acceleration। इस फोर्स से क्या एक्सेलरेशन आ रही है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा चेंज इन स्पीड ला पाओगे, उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन शो कर पाओगे। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट, क्लियर और नॉट। अब जब भी फिजिक्स का ये रूल है, जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है वहां पर, विच इज रिटन एज के है। ये एक कांस्टेंट बहुत जरूरी है लगाना। तो आप जब इस लॉ को जब आप इक्वल्स टू के साइन में फॉर्मूला या इक्वेशन बनाएंगे, यू विल राइट इट एज F इज इक्वल्स टू दिस कांस्टेंट इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई। इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है दिस रिमेन्स वन ऑलवेज, इसीलिए फॉर्मूला बन गया फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। और इसे याद कैसे करना है, व्हाट इज द मेमोरी ट्रिक, माँ में बहुत फोर्स होती है, सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होगी, है ना, कितना कस के लगता है ना, राइट। सो F इज इक्वल्स टू ma, राइट एवरीवन। अब इसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस अ रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड एक्सेलरेशन। इसे लिखो बेटा जल्दी से। मैम आप एक बार दोबारा बता सकते हो क्या क्या है। मैम हाँ जी बेटा बोलो।
मैम आप एक बार दोबारा से बता सकते हो इसमें के क्या है? एक कांस्टेंट है बेटा, ये एक रूल है फिजिक्स का। जब भी आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तब आप हमेशा साथ में एक कांस्टेंट लगाते हैं। ओके मैम। और यहाँ पर इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 रहती है ऑलवेज, इसीलिए ये क्या हो गया, इसीलिए ये वैल्यू ही F फोर्स इज इक्वल इक्वल्स टू एम ए हो एम। गए। एम ओके। ए रह गया सिर्फ इक्वेशन। ठीक है, क्लियर? चलें अभी यस मैम। आगे समझें इसे। When force acts on a body, it produces acceleration in the body. जब फोर्स लगती है तो कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन दोनों हो सकती है, राइट? So Newton's second law of motion also gives us a method of measuring the force in terms of mass and acceleration. You know, you have to be very particular with the words. जब आप इसे आंसर शीट में एक्सप्रेस करेंगे ना बेटा, इफ यू आर नॉट साउंडिंग लाइक अ फिजिसिस्ट, तो फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं। ऑलवेज व्हेन दे आस्क यू टू एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आप हमेशा स्टार्ट करेंगे ऐसे। We are considering a body of mass m having initial velocity u, final velocity v. The initial velocity momentum will be mu. The final momentum will be mv. The change in momentum of this body would be mv minus mu, and time taken for this to be t seconds. So, according to Newton's second law of motion, you'll write this. Force is directly proportional to change in rate of change of momentum लिखेंगे पहले, then इसे express करेंगे। अंडरस्टूड? ऐसे ही चलें बच्चे आगे। समझ गए आंसर्स कैसे एक्सप्रेस यस करोगे और मैम। कैसे लिखोगे? ओके, राइट। अब हम इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं चीज को समझने के लिए। अब मैं कह रही हूं एक्सेलरेशन इज F बाय m, राइट? मैंने क्या किया, मास को ट्रांसपोज किया और फोर्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, F बाय m। अब इस फैक्ट से हम क्या चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? इस फैक्ट से मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि मास और एक्सेलरेशन आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। चलें अभी समझें इस बात को। मास और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन है, मतलब बेटा
जितना बड़ा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन आएगी। चलो इस केस को समझते हैं। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, अगर बेटा ये अर्थ है, ये अर्थ है, और आपने धरती से ऊपर एक बॉल थ्रो किया है, ठीक है, तो ये आपका एक बॉल है जो आपने अर्थ से ऊपर थ्रो किया है ना। अब हर चीज दूसरे चीज पर कुछ फोर्स लगाती है। अर्थ ने इस बॉल पर फोर्स लगाया और उसे वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। द बॉल इज कमिंग डाउन, राइट। और हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये कहते हैं कि अगर धरती ने बॉल को अपनी तरफ खींचा है तो बॉल भी धरती को अपनी तरफ खींचेगी। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? दैट सेज आफ्टर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। मतलब अ, जैसे आपने एक वॉल के साथ आप खड़े हैं, आपने स्केट्स पहने हैं, और आपने स्केट्स पहनकर, मैं इससे ज्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं कर सकती, आपने स्केट्स पहने हैं, अब आप वॉल को पुश करते हैं तो क्या होगा? वॉल पीछे चली जाएगी। आपने दीवार को धक्का दिया है, यस मैम। दीवार जाएगी किधर? नो मैम। आप वॉल को पुश कर रहे हैं स्केट्स पहनकर, क्या होगा? मैम हम पीछे जाएंगे। आप पीछे जाएंगे। इसका मतलब आपने फोर्स लगाई 10 न्यूटन यहाँ, और वॉल ने आपको 10 न्यूटन फोर्स लगा दी वापस। मैम ऐसा नहीं आपको हो दिखता सकता। नहीं है, मैम लेकिन ज्यादा वॉल फोर्स। आपको वापस पुश करती है। तो आफ्टर एवरी एक्शन, ये 10 न्यूटन एक एक्शन था, अगर हम इसे प्लस का साइन दे रहे हैं टुवर्ड्स वॉल, तो ये अपोजिट टू दैट -10 न्यूटन, ये रिएक्शन है, वापस आ गया। तो आफ्टर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अभी के लिए इसे ऐसे समझो कि अगर आपने बॉल ऊपर थ्रो की थी और बॉल को अर्थ ने अट्रैक्ट किया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से तो बॉल भी वापस आना चाहिए, नहीं अर्थ भी बॉल की तरफ आना चाहिए। ऐसा कभी होता है? चलो आज सारे मिलके एक बॉल उछालते हैं और धरती को ही ऊपर धकेल देते हैं थोड़ा सा। मैम। हैज दैट एवर हैपेंड इन लाइफ? कभी ऐसा हुआ नो है मैम। कि धरती कभी बॉल की तरफ ऊपर बढ़ी हो? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम दिस फॉर्मूला। बॉल का मास कम था, इसीलिए उसमें एक्सेलरेशन, चेंज इन स्पीड बहुत ज्यादा दिखा, चेंज इन डायरेक्शन बहुत ज्यादा दिखा। लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा था, इसीलिए उसमें एक्सेलरेशन इतना कम आया कि वो नोटिस ही नहीं हुआ। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? बॉल ने भी अर्थ को उसी पावर से अट्रैक्ट किया है जिस पावर से अर्थ ने बॉल को अट्रैक्ट किया था, लेकिन एक्सेलरेशन शो नहीं हो रहा बिकॉज द मास इज वेरी बिग। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? बॉल यस का मैम। मास इज वेरी स्मॉल। तो इस फैक्ट से हमें ये बात समझ में आती है कि मास एंड एक्सेलरेशन, दे आर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? अपनी अपनी बुक्स में ये टॉपिक एक बार पढ़ो और मुझे बताओ इफ दिस इज क्लियर, जल्दी से। मैम ऐसा टेक नहीं हो सकता। सम 3 minutes एंड रीड इट फर्स्ट। एक बार रिया पढ़ो, एक बार समझो इसे, और मुझे बताओ सब कुछ अच्छे से समझ में आया कि नहीं। मैम स्टार्टिंग से पढ़ना है या फिर यही पैराग्राफ पढ़ना है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से बेटा। मैम I have a doubt in this one. हाँ जी बेटा, ये मैम इफ I मास इज डबल्ड,
अभी Yes. एकदम से लास्ट में आ भी गए, Yes, ma'am. यहाँ तक पहुंच भी गए। यस मैम। Yes, ma'am. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से यहाँ तक आ गए। चलो समझाती हूँ ये। अगर अब मैं आपसे ये बात कह रही हूँ, इफ आई एम हेयर सेइंग दैट ए इज इक्वल्स टू एफ बाय एम, अगर मैं इसे 2 कर दूं, ट्वाइस कर दूं, तो आप देखो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू एफ बाय एम, और ये हाफ हो जाएगा, राइट? है कि नहीं? Yes, ma'am. है कि नहीं? क्या मैं इस a को, ये न्यू a है जो मैं फाइंड करना चाह रही हूँ, इफ m इज डबल्ड, तो क्या मैं इस f बाय m को पुराना वाला a लिख सकती हूँ? तो न्यू a इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ओरिजिनल a। तो क्या मैं ये बात कह सकती हूँ, एक्सेलरेशन हैज बिकम हाफ, अपनी Yes. ओरिजिनल वैल्यू का हाफ हो गया वो। अंडरस्टूड और नॉट? एक Yes. बार और समझो, अगर मैं ये कहती हूँ a इज f बाय m, और मैं कहती हूँ यहाँ पर m इज हाफ, m हाफ हो गया, तो m हाफ होने से क्या हुआ, ध्यान से समझो, a इज इक्वल्स टू m बाय 2 हुआ बेटा। हाफ ऑफ m मतलब m बाय 2, ये थर्ड टर्म ऊपर आ जाती है, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 2f बाय m। Yes, ma'am. ये न्यू a है ना, हम जिसकी बात कर रहे हैं, न्यू a क्या हो जाएगा जब मास हाफ हुआ है तो, है ना? मतलब ये है कि फॉर्मूला ये था, a is equals to f by m. I am asking what will happen to the acceleration if mass is half. तो न्यू एक्सेलरेशन क्या होगी इफ मास इज हाफ, m बाय 2 को आप इस 2 को न्यूमरेटर के पास ले जाएंगे और वो 2f बाय m हो जाएगा। फ्रॉम Hmm. हेयर यू कैन से दैट न्यू एक्सेलरेशन is new acceleration is twice the original a जो इनिशियली था। यस तो मैम। इसका मतलब न्यू एक्सेलरेशन हैज बिकम डबल्ड। इनवर्स प्रोपोर्शन है कि नहीं? ये हाफ हो रहा है तो ये डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है तो ये हाफ हो रहा है। आई इस बात समझ Yes, में कि नहीं ma'am. आई बेटे? तो Yes, इसी ma'am. लॉजिक को पकड़ो और बिना मैथमेटिकली सॉल्व किए मुझे ये बात बताओ कि अगर मास ट्रिपल्ड हो जाएगा तो न्यू ए क्या हो जाएगा? One अगर third. 1/3। एब्सोल्युटली राइट, न्यू ए विल बी 1/3। चलो, अब इसी रिलेशन को समझकर मुझे ये बताओ कि अगर मैं मास को 1/3 कर दूं तो न्यू एक्सेलरेशन क्या होगी? 3 times. एब्सोल्युटली, इफ दिस इज 1/3 तो न्यू एक्सेलरेशन विल बिकम 3 3 टाइम्स। टाइम्स। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? Yes, ma'am. मैम इस पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है बेटा, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता। मैम ओके, एक एक चीज हाँ जी, पूछनी है। कभी बोलो। ऐसा नहीं हो सकता कि दीवार को धक्का दे तो दीवार गिर जाए? But if लाइक it's a लाइक weak wall, मैं जब बेटा दीवार के साइड उसके में लिए, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, जब हमें पुरानी दीवार गिराकर नई कंस्ट्रक्शन करनी है, रेनोवेशंस करनी है, तो हम गिरा तो देते हैं दीवार, लेकिन वो हैमर से हिट करते हैं मल्टीपल टाइम्स, और जितना जोर से हैमर आगे जाता है ना, उतनी जोर से उसका जर्क पीछे आता है मैम एक्चुअली जब आपके मैं शोल्डर पे। ऐसे दीवार की साइड में जैसे सहारा लेके जब भी खड़ी होती हूँ, तब मेरी मम्मा कहती है कि ज्यादा दीवार के साइड में मतलब दीवार गिर जाएगी तेरे वजन से। तो वो मैं तो मम्मी मम्मा पूछ हंस रही रही थी है कि बेटा। सच में गिर सकती है क्या? बेटा मम्मी मस्ती कर रही है तेरे से ये कहने के लिए कि बच्चे सीधा खड़ा हो जा, है ना, ज्यादा लटकने झटकने की आदत मत डालो, स्टैंड स्ट्रेट, मम्मा ये कहना चाह रही है। ओके, मैं चले सच अभी। में सोच रही थी कि गिर जाए तो क्या होगा। ma'am, but what if it is a very like thin wall, not made of bricks? तब तो you can maybe if you put तो force. फिर तो बेटा आप कह दो आपने कार्डबोर्ड की वॉल बना दी, पेपर की वॉल बना दी, कर्टन की वॉल बना दी, तो हम उन सब चीजों की बात थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलें अभी आगे, Yes, कैसा ma'am. सिली चीजों पे डिस्कशन करने निकल जाते हैं हम। ओके जी, चलें अभी आगे। Yes, ma'am. देखो यहाँ पर ये क्या शो कर रहे हैं हमें, दैट यू दिस इज अ मैन हु इज अप्लाइंग अ फोर्स एफ ऑन दिस स्मॉल कार विद मास 600 kg, and the same man with the same dress, see, and with the same f
force applied on the bigger object, bigger car of 2600 kgs, क्या होगा? एक्सेलरेशन किस में ज्यादा आएगी? कौन सी कार ज्यादा हिल पाएगी? छोटी मैम वाली स्मॉल वाल बॉल कार। छोटी Because acceleration and mass are inversely proportional. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि मास स्मॉल था इसीलिए एक्सेलरेशन ज्यादा आएगी इन द फर्स्ट केस। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? यस यस। क्लियर और नॉट? परी समझ में आ रहा है बेटा? आज परी अच्छे से पढ़ रही है, ऐसे लग रहा है बैठी है क्लास में। पहले पहले तो नहीं, तो ऐसे लगता है पीछे छुप के बैठी हुई है। समझ में आ रहा है परी बेटा? बस सिर हिला दो, माइक ऑन मत करना, बहुत मेहनत लगती है माइक ऑन करने में। यस मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू। चले हमें आगे। नेक्स्ट हमें क्या समझना है यहाँ पर? डी द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। हमें पता है कि यूनिट ऑफ जो एसआई यूनिट है फोर्स का वो न्यूटन होता है, तो फोर्स की जगह पर मैंने न्यूटन लिखा। इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट केजी होता है एंड एक्सेलरेशन का मीटर पर मीटर पर सेकेंड सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर। है ना? स्क्वायर याद रखना, एक्सेलरेशन में स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? इसका मतलब 1 न्यूटन इज 1 kg पर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? इसका मतलब आपको एग्जाम में जब ये बात आएगी डिफाइन 1 न्यूटन, तो आप उसे कैसे लिखेंगे? इसी फॉर्मूला से समझते हैं हम क्या लिखेंगे। तो हम डिफाइन करेंगे 1 न्यूटन एज वन a body of mass m, a body of 1 kg, a body of mass 1 kg experiences an acceleration of 1 meter per second square. The force applied on that body is said to be 1 Newton. Understood or not, बच्चे? यस This मैम। is how you define, this is how you define all the 1 units. 1 Newton, 1 joule, 1 coulomb, 1, ये जितने भी आप 1 एक्सप्रेस करते हो वो उन्हीं के फॉर्मूला से उनकी डेफिनेशन पिक करते हो। So what is 1 Newton? 1 Newton is the force experienced by a body of mass 1 kg and producing an acceleration of 1 meter per second square. Understood or not बच्चे? Clear? ओके। तो अगर मैं यहाँ पर ये बात कहती हूँ कि एक्सेलरेशन तो जीरो हो सकती है, राइट? हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यस मैम। एक्सेलरेशन जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब है? कि देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। बिकॉज ये पूरा जीरो हो जाएगा ना, है ना? तो इफ अ बॉडी हैज गॉट जीरो स्पीड और उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं आता है, ना तो उसकी स्पीड बढ़ रही है ना उसकी स्पीड कम हो रही है, उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं आता है, उसके अंदर कोई स्पीड का चेंज नहीं होता है, तो हम ये बात कह सकते हैं उस पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं की जा रही है। अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? यस मैम। समझ में आ रही है ये बात कि नहीं आ रही? यस मैम। रीड कर लिया बेटा? चलें आगे। ओके, अब हम यहाँ पर समझ रहे हैं Newton's second law of motion law gives us the relationship between the force applied to a body and the acceleration produced in it. It should be noted that just a minus sign for acceleration shows that the acceleration is acting in a direction opposite to the motion. अगर हम यहाँ acceleration के साथ minus sign put कर दें
तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जिस डायरेक्शन में मोशन फोर्स लग रहा है उससे रिवर्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है. If a Rotation. minus sign comes with the force, it will indicate that the force is acting in the direction opposite to that in which the body is moving. तो नेगेटिव साइन हमें ये शो करता है कि रिवर्स, जहां फोर्स लग रही है उसकी रिवर्स डायरेक्शन में काम हो रहा है. आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? कभी ऐसा देखा है लाइफ में होता हुआ, जिधर फोर्स लग रही हो उसकी रिवर्स डायरेक्शन में काम होता हो? सोच के बताओ जल्दी से, फटाफट Friction. से बताओ. फ्रिक्शन. Friction. फ्रिक्शन. और कोई एग्जाम्पल? Ma'am, air resistance. Ma'am, air resistance or drag. Ma'am, you are muted. ओह आई एम सो सॉरी बेटा. तो हमने यहाँ पर ये बात समझ ली कि जब हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं. हम नेगेटिव साइन यूज करने से उसकी डायरेक्शन रिवर्स बता सकते हैं. ओके एवरीवन, एक एग्जाम्पल और बताया मैंने माइक म्यूट करके. पुली, आप एक्शन तो ऐसे कर रहे हैं, फोर्स तो ऐसे कर लगा रहे हैं, लेकिन काम ऐसे हो रहा है. बकेट इज मैम मूविंग पुली क्या अपवर्ड्स. होता है? पुली, अरे वो जिसे पानी निकालते हैं, हाँ. Ma'am, हम drag. नीचे को रोप खींचते हैं, नीचे को रोप खींचते हैं, काम ऊपर को होता है यस मैम. है Ma'am, ना? can we say drag and air resistance? वो भी तो फ्रिक्शन ही है. Oh, यूज्ड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग, oh, हाँ, है ना? sorry. ठीक है ना? चलो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस पढ़ते हैं हम यहाँ पर. तो पहले कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि क्रिकेटर कभी भी कोशिश करता है जब उसकी तरफ बॉल आ रही है तो उसको हाइट पे ही नहीं कैच करे, उसे उस बॉल को नीचे आने दे उसकी डायरेक्शन में और फिर कैच करे. है ना बच्चे? यस मैम. बताई थी ना मैंने कि अगर आ ही रही है अपनी ट्रेजेक्ट्री में बॉल, ट्रेजेक्ट्री मतलब अपना पाथ ही है, इस पैराबोला को ट्रेजेक्ट्री, पैराबोला, पाथ सब सेम ही बात है. तो बॉल आ रही है तो बॉल को यहाँ कैच कर सकता है फील्डर, लेकिन उसे नीचे आने देता है. क्यों? क्यों नीचे क्योंकि आने देता उसको है? Momentum फोर्स कम हो कम हो गया. जाए, फोर्स कम होगा। तो उसको इंजरी नहीं हो क्योंकि पाएगी. उसकी वो स्लोली स्पीड डाउन कर रही है, तो उसके अंदर जो मोमेंटम है या तो कम हो गया है, या फिर उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कम हो गई है ना? एक्सेलरेशन कम हो रही है ना, या फिर वेलोसिटी कम हो रही है उसके अंदर. एक्सेलरेशन कम नहीं हो रही है, वेलोसिटी कम हो गई है उसकी. तो अब वो आपके हाथ पर, मास तो ऑफ कोर्स चेंज नहीं हुआ बॉल का ना, यहाँ वही मास था, यहाँ भी वही मास था, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई तो है उससे ना? फोर्स तो पर स्लोअर, तो हाथ पर लगने वाली फोर्सेस रिड्यूस्ड ना. आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? Yes, ma'am. इस पैराग्राफ को कौन पढ़ेगा मेरे लिए जल्दी से? I will do. पे आए. ओके सानवी, सानवी रीड करो इस Tina पैराग्राफ को, can सानवी respond. यहाँ तक रीड करो. A, एंड एवरीवन, किसी को भी बोल दूंगी कि नोटबुक में यहाँ से जहाँ सानवी ने ड्रॉप किया वहां से रीड करना शुरू करो, कहीं पे भी. इसीलिए प्लीज फोकस वेयर सानवी इज रीडिंग. सानवी रीड इट. a cricket player or fielder moves his hands backwards on catching a fast cricket ball. This is done to prevent injury to the hands. We can explain it as follows. A fast moving ball has a large momentum. In stopping or catching this cricket ball, its momentum has to be reduced to zero. Now, when a cricket player moves back his hands on catching the fast ball, then the time taken to reduce the momentum of the ball is zero is increased. Due to more time taken to stop the ball, the rate of change of momentum of the ball is decreased and hence a small force is exerted on the hands of the player. So the hands of the player are not hurt. If, however, a cricket player stops a fast moving ball suddenly, keeping his hand stationary, then the large momentum of the ball will be reduced to zero in a very short time. Due to this, the rate of change of momentum of
cricket ball will be very large, and hence it will exert a large force on players' hands. The players' hands will get hurt. Ma'am, done. Ma'am, you are muted. देखो बच्चे, अब मुझे यहाँ से आपको एक बात समझानी है। एक केस को ध्यान से समझो जरा। ये बॉल है जो नीचे आ रही है, ठीक है। यहाँ पर इस बॉल के अंदर हाई मोमेंटम है। मतलब मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे कुछ भी ऐसे आपको एक नंबर के साथ एग्जाम्पल लेकर बता रही हूँ। मान लेते हैं जो बॉल है वो मास 1 kg के है। यहाँ पर भी जो बॉल का मास है वो 1 kg ही रहेगा ना, है ना। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसकी, लेटेस्ट से ऐसा कुछ भी एनी नंबर आई एम टेकिंग, कि मान लेते हैं यहाँ पर जो उसकी स्पीड है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। राइट बच्चे, Yes, है ना। ma'am. और यहाँ आते आते वो थोड़ा सा कम हो गया, उसकी जो स्पीड हो गई वो क्या हो गई, Ten. उसकी उसकी जो स्पीड हो गई लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक Hmm. है। और अब आपने ये जो बॉल है ऑफ 1 kg की, ये बॉल का मास और ये 0 मीटर पर सेकेंड। जब आप बॉल को नीचे आने दे रहे हैं, यहाँ आप बॉल को कैच कर चुके हैं बेटा। जब आप बॉल को नीचे आने दे रहे हैं, बॉल का मास तो 1 kg ही है, लेकिन एक्चुअली हम टाइम इंक्रीज कर रहे हैं उसका मोमेंटम 0 करने में। मतलब एकदम से उसका जो मोमेंटम 1 × 30 उसका मोमेंटम था यहाँ पर उसे 0 करने में ज्यादा टाइम बाय कर रहे हैं। ज्यादा टाइम बाय करने से, ज्यादा टाइम लगाने से, क्योंकि वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए वो फोर्स हाथ पर कम लगाएगी। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? Yes, हम ma'am. उसे ज्यादा टाइम लगाकर नीचे आकर स्लो स्पीड से फिर रुकने की परमिशन दे रहे हैं कि 0 होने से पहले स्पेंड अ गुड टाइम, ताकि मेरे हाथ पे फोर्स कम लगे। अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? Yes, ma'am. समझ आ गया ये? Yes, ma'am. चलें अभी आगे। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। ये देखो, ये रहा वो एक्शन कि आप बॉल को यहाँ आगे भी पकड़ सकते थे, बट यू हैव लेट द बॉल टू कम इनटू योर डायरेक्शन, और आप अपना हाथ उससे पीछे ले गए हैं। आप बॉल को कैच यहाँ भी कर सकते थे, बट यू हैव अलाउड द बॉल टू कम अ लिटिल मोर डाउन सो दैट इट्स मोमेंटम इज डिक्रीज्ड, एंड बिफोर ब्रिंगिंग इट टू 0 यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम, ताकि वो आपके हाथ पे कम फोर्स एक्सर्ट करे। अंडरस्टूड और नॉट बेटा जी? Yes. क्लियर और नॉट? Okay, now we are learning about this case of a high jumper. अब हमें केस ऑफ हाई जंपर समझना है। तो who wants to read this now? Pari will read this second thing. Pari, इसे read करो, then I'll explain. During athletics meet, a high jump athlete is provided either a cushion or a heap of sand on the ground to fall upon. This is done to prevent injury to the athlete when he falls down after making a high jump. We can explain it as follows. When the higher jump falls on a soft landing site, such as a cushion or a heap of sand, then the jump takes a longer time to come to a stop. The rate of change of momentum of athlete is less due to which a smaller stopping force acts on the athlete, and the athlete does not get hurt. Thus, the cushion or sand being soft reduces the athlete's momentum more gently. If, however, a high jumping athlete falls from a height onto hard ground, then his momentum will be reduced to 0 in a very short time. The rate of change of momentum will be large, due to which a large opposing force will act on the athlete. This can cause serious injuries to the athlete. तो यहाँ पर हमें क्या समझाया कि जब एक एथलीट, पता नहीं कैसा एथलीट बना है ये मेरा, मैम समझ आ रहा है। ठीक है ना। तो ये एक एथलीट ऐसा जंप कर गया ग्राउंड पे। इमेजिन करते हैं ये एक टाइल्ड फ्लोर है बेटा,
और इस टाइल्ड फ्लोर पे एथलीट जंप किया है, क्या हुआ? Sorry, ma'am. हु सेड हु? I coughed. ओके, इट्स ओके। सो जब अगर ये एथलीट एक टाइल्ड फ्लोर पे जंप करता है, वो रन करके आया, वो रन करके आया और क्या हो गया, उसका मोमेंटम हाई था, ऑफ कोर्स इसके अंदर कोई मास था और उसकी जो वेलोसिटी थी वो हाई थी, वो पीछे से जंप करके आ रहा है और अचानक से टाइल फ्लोर पे गिरते ही, टाइल फ्लोर तो इनकम्प्रेसिबल है, इट इज द वर्ड इज इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि वो दब नहीं सकती है ना, हार्ड फ्लोर है ना। तो एकदम से उसका मोमेंटम फ्रॉम दिस हाई, मान लेते हैं चलो ऐसे कुछ भी वैल्यू देते हैं 50 मीटर पर सेकेंड, और इस एथलीट का वेट देते हैं 50 केजीज, तो 50 इंटू 50 2500 मोमेंटम के साथ ये जो है, ये एथलीट यहाँ आकर जंप किया और मास तो इसका 50 केजी ही रहा, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई 0 मीटर पर सेकेंड और मोमेंटम क्या हो गया, अचानक से 0। देखो 2500 से अचानक से मोमेंटम 0 हो गया बेटा। जब इतना हाई चेंज इन मोमेंटम आएगा विद इन सेकेंड्स, तो ऑफ कोर्स चोट ज्यादा लगेगी ना एथलीट को, इसीलिए कभी टाइल्ड फ्लोर पे कूदना नहीं चाहिए क्योंकि चोट ज्यादा लगेगी। अब इसकी जगह पर हम इमेजिन करते हैं कि इसे यहाँ पर सॉफ्ट ग्राउंड है, सॉफ्ट सैंड है, तो सॉफ्ट सैंड क्या होती है, वो कंप्रेसिबल होती है बच्चे। तो तो जब यहाँ पर एथलीट ने जंप किया ऑन अ सॉफ्ट ग्राउंड, तो ये कंप्रेसिबल है। तो जब एथलीट ने जंप किया तो उसने थोड़ा सा और ट्रैवल किया बिकॉज द सैंड कंप्रेस्ड एंड देन फाइनली द एथलीट स्टॉप्ड। तो इसका मतलब कुछ और टाइम बाय किया इन ब्रिंगिंग द पर्सन टू स्टॉप, एकदम से अचानक से ड्रास्टिक चेंज नहीं आया इन द मोमेंटम बिकॉज सैंड बीइंग कंप्रेसिबल, इसीलिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाज लेस, राइट, इसीलिए द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन दिस इज लेस। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? Yes, अंडरस्टूड ma'am. एवरीवन और नॉट? Yes, ma'am. इसीलिए द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस एथलीट वाज लेस, जिससे उसे कम चोट लगेगी या चोट नहीं लगेगी। आ गई बच्चे बात समझ में ना सबको? Yes, Yes. ma'am. इप्सा बेटा, कैन यू हेयर मी? Yes, ma'am. इप्सा एंड रजत, आज बैच में 6 बच्चों ने ये कहा था कि आज हमारा मूड नहीं है साइंस का लेक्चर लेने का, तो आई हैड टू गो विद द मेजॉरिटी बेटा। आप लोगों ने 3 बच्चों ने ग्रुप में लिखा था यू वोंट बी अटेंडिंग द सेशन, और उन बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि आज हमें भी नहीं पढ़ना है सेकंड सेशन, तो द सेकंड सेशन इज कैंसल्ड फॉर टुडे। ओके? Ma'am, literally देख कर से। हाँ, अरे यार बच्चे 2-2 आवर्स पढ़ रहे हैं रोज, आप तो 1 आवर आते हो। 10th के बच्चे 2 आवर्स रोज पढ़ रहे हैं, 1 आवर मैम तो मैथ्स, 1 उन्होंने आवर ये कह साइंस। दिया कि उनका मूड नहीं है पढ़ने का। तो बेटा कभी कभी मान लेना चाहिए ना बच्चों से, जब अच्छे से मेहनत कर रहा हो पूरा बैच तो मान लेना चाहिए, यस मैम, मैं भी कह देती है हूँ। ना? तुम्हारा बैच होमवर्क तो करता नहीं है, तुम मुझे कभी कभी कहोगे मूड नहीं है तो फिर मैं तुम्हारी मम्मा को ही कॉल कर दूंगी। Hmm. ये बैच तो अगर मॉर्निंग क्लास में नहीं आता तो ये मॉर्निंग क्लास ऑब्जर्व करके आते हैं, तो रिकॉर्डिंग्स भी देखते हैं, पढ़ाई कर रहा है ये बैच। चले अभी आगे। ओके, द यूज ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार्स। अब हमें इसको पढ़ना है, कौन रीड करेगा ये मेरे लिए? मैम में आए। यस रिया बेटा, अपनी बुक से रीड कर ले क्योंकि मेरे को तो पेज चेंज करना पड़ेगा। ओके चल मैम। यहाँ से कर रीड, इट्स देयर इन ऑन योर स्क्रीन। These days, all the cars are provided with seat belts for passengers to prevent injuries in case of an accident. In a car accident, a fast-running car stops suddenly. Due to this, the car's large momentum is reduced to zero in a very short time. The slightly stretchable seat belts worn by the passengers of the car increase the time increase
the time taken by the passengers to fall forward. Due to longer time, the rate of change of momentum of passengers is reduced and hence less stopping force acts on them. So the passengers may either not get injured at all or may get less injuries. It is obvious that seatbelts reduce the passengers' momentum more gently and hence prevent injuries. समझ में आ गया बच्चे? इफ यू आर वियरिंग अ सीट बेल्ट व्हाइल यू आर इन मोशन, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप मोशन में हैं, तो मोशन में होने की वजह से जब कार एकदम से 0 स्पीड पे आ जाती है, कार एकदम से ब्रेक लगाती है, तो आपकी बॉडी का मोमेंटम एकदम से 0 नहीं हो जाए और चोट नहीं लग जाए, इसीलिए आप सीट बेल्ट्स पहनते हैं, क्योंकि सीट बेल्ट्स अलाउ यू अ लिटिल मोशन एंड इट जेंटली चेंज योर मोमेंटम, राइट, जिसकी वजह से फोर्स इनकाउंटर कम होती है। तो चलो बेटा जी, अब हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। लेट मी चेक, इसके बाद क्या है? मैम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो चलो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हमें ये न्यूमेरिकल समझने हैं। मैं आपको इसमें से एक न्यूमेरिकल समझाऊंगी, बाकी सब आप लोग होमवर्क में करेंगे। याद रखेंगे, जब भी आप ये फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू ma का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमेशा जो A है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होना चाहिए और मास केजी में होना चाहिए, तभी फोर्स न्यूटन में रहता है। मतलब यही यूनिट्स होने चाहिए, इसके अलावा मास अगर ग्राम में गिवन हो तो उसे केजी में चेंज करना पड़ेगा, अगर ये किसी और यूनिट में गिवन है एक्सेलरेशन तो इसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो आपको इन्हें चेंज करना पड़ेगा। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर और नॉट? यूनिट्स यही होने चाहिए। देखें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस। तो सबसे पहले गिवन टू प्रूव ऐसा लिखना है ना यहाँ, तो जैसा बताया था मैंने आपको पहले। तो एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kgs, तो मास इज गिवन टू यू 6 kgs। फॉर्मूला यूज लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू ma टू फाइंड आउट द फोर्स। तो और फिर नोटेशंस बता देना, वेयर F इज द फोर्स, M इज द मास एंड A इज द एक्सेलरेशन। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज 4 into 6। तो फोर्स क्या हो गया बेटा जी? 24 24 न्यूटन्स। मीटर। आ गई बात समझ में कि नहीं आई बेटा? मैम मैम हाँ जी बेटा जी। मैम अगर हमने ऐसे लिख दिया 24 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो मार्क्स नहीं कटेंगे क्या? जब उसे न्यूटन लिख सकते हो तो पहले तो लिखो कि क्यों ऐसा, मुझे वो समझाओ, मैम कभी है ना? पूछती तो। और आंसर अपने प्रॉपर यूनिट में छोड़ना जरूरी होता है बेटा, तो न्यूटन मेंशन करो। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3। एक्सेलरेशन कितना आएगा? F बाय m से पता कर लो, 12/3 तो 4, और 4 यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। पर सेकेंड आ स्क्वायर। गई बात समझ में कि नहीं आई बेटा? यस मैम। चलें अभी आगे नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार ऑफ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो मैम when इसके they लिए say पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। absolutely, starting from rest means initial velocity is 0, 0. है ना? जिसने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से किया है उसको ये आसान लगेगा क्वेश्चन, है ना? यस। एक मिनट। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी इज u which is 0 and final velocity v that is 30 meter per second. तो Time 30 is 10 seconds. तो v minus u by t से सबसे पहले you will find out acceleration which will be 30 minus 0 which is 30 by 10 तो 3।
3 मीटर पर एक्सेलरेशन 3 सेकंड। आ गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट्स ठीक नहीं लिखोगे फिजिक्स में तो मैम मार्क्स कट करती जाएगी। ओके, तो अब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। देर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द फोर्स एंड मास इज ऑल्सो गिवन। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मम्मी को याद करेंगे, माँ, राइट, 4500। and 1500 into 3, so 4500 newtons. Understood everyone or not? Simple था क्वेश्चन, यस आ गया मैम। समझ में? परी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में सॉल्व Yes, करना ma'am. क्वेश्चंस को जल्दी से। मैम मेरे बुक में पता नहीं कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, B इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला। अरे मैंने तेरी पिटाई कर देनी है। व्हाट इज कॉम्प्लिकेटेड है? 3 मैम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं की थी? मैम v करी थी। माइनस यू बाई टी ए, यही तो है। ये देखो मैम इधर, ए करी टी थी। इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो ये वही तो है। अब यू ऐड कर दो तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है इसमें प्रॉब्लम? मैम जब लेकिन वो वाला ज्यादा इक्वेशन ऑफ ही मोशन की थे पहले, अरे वही सेम ही तो बात है। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, सेम है। ओके मैम। ओके और नॉट? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्चुअली बेटा आप वो यूज कर रहे हो ना, आप उसे इक्वेशन ऑफ मोशन कह के यूज कर रहे हो, ठीक है? ओके चाहे आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा ले यहाँ पर। चलो, सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 4 इज द लास्ट प्रॉब्लम वी आर डिस्कसिंग फॉर टुडे। द मैम स्पीड होमवर्क टाइम पेज ग्राफ ऑफ अ 7 कार पे इज है। गिवन अलोंग साइड। हाँ, बाकी सब कंप्लीट करने हैं एज योर होम। द कार वेज 1000 kg, स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या शो करता है? एक्सेलरेशन। याद है ये बात सबको फर्स्ट चैप्टर से, यस मैम। है ना? वो एक्सेलरेशन शो करता है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकंड्स? डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होता है? कैसे पता लगता है वीटी ग्राफ में डिस्टेंस ट्रेवल्ड? द एरिया अंडर द स्लोप, राइट और एरिया। नॉट? याद आया, है यस ना? मैम। तो एरिया अंडर ए बी क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है? 2, हाइट क्या है? 15। तो आंसर क्या हो गया बच्चे? 15 मीटर। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? यस डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालते हैं? अद्विका और अनवी, आप लोग भूल गए? आप ही ने कहा था मुझे मूड नहीं है आज। अद्विका, याद आया? यस मैम। अनवी, याद आ गया बेटा? यस मैम। ठीक है, चलो फिर। मैंने क्योंकि अभी अभी मैंने इप्सा और रजत को तो वापस भेजा है, अब आप लोगों की क्लास कैसे लो? चलो बाय बाय बच्चा लोग। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटू। ओके, व्हाट इज द बाकिंग फोर्स, अरे बाबा बाकिंग कह रही हूँ मैं। व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स? 5 सेकेंड्स के एंड पर क्या ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई हुआ है टू ब्रिंग द कार टू स्टॉप? मतलब कार रुक गई, 1 सेकेंड में कार रुक गई, तो क्या ब्रेकिंग फोर्स लगा है यहाँ पर? तो टाइम आपको पता है। अच्छा, परी मुझे आप बता सकते हो यहाँ v क्या है बच्चे? सिर्फ इस स्लोप के लिए v क्या है और u क्या है? मैम भी वन है। नहीं, v एक 1 सेकंड। नहीं है बेटा, v 0 है। देखो, स्पीड इस वाली लाइन से रीड करते हैं ना, और जब आप यहाँ पर इसको देख रहे हैं d को, फाइनली ये यहाँ पर है, तो उसकी वैल्यू उसे y एक्सिस पे पढ़ो, वो तो 0 है ना? तो वो रुक गया है ना, तो v 0 है बच्चे, 0 मीटर पर सेकेंड। और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट के लिए जहां ब्रेकिंग फोर्स लगा है? पर u क्या है? मैम यू तो आपने भी कहा था 0 है। और बेटे, बेटा v 0 है। फाइनली कार रुक गई है ना, ये देखो, ये कार जा रही है, जा रही है, कार रुक गई है। तो फाइनली कार रुक गई है तो v 0 है। u क्या हुआ? मैम समझ नहीं आ रहा है। बेटो यहाँ इस पॉइंट की वैल्यू यहाँ पढ़ो ना, स्पीड पे 15 है, तो 15 मीटर पर सेकेंड है। आई बात सॉरी समझ में मैम। बच्चे? क्योंकि कोई बात नहीं बच्चा, ये स्पीड है ना। तूने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया था ना परी मेरे साथ? किया था। पर आधा किया था, पूरा नहीं किया। अच्छा, पर ये समझना जरूरी है, ये सब नहीं आएगा समझ में तो गड़बड़ हो जाएगी।
करती हूँ तेरे लिए, कोई एक्स्ट्रा क्लास रखती हूँ इसकी। तो जो u है वो 15 है और जो v है वो 0 है। ब्रेकिंग फोर्स लगाने के लिए आपको चेंज इन मोमेंटम पता करना है। चेंज इन मोमेंटम पता करने के लिए आपको क्योंकि ब्रेकिंग फोर्सेस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से पता लग सकता है ना हमें, या आप इसे F इज इक्वल्स टू ma से अगर समझे तो आपको पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, एंड एक्सेलरेशन हेयर इज नेगेटिव, राइट और नॉट? क्योंकि कार रिटार्ड कर रही है, स्लोली स्लो डाउन कर रही है ना, स्लो डाउन कर रही है। तो पहले मैं एक्सेलरेशन फाइंड कर लेती हूँ। आप भले आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करके लिख दे, भले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी कैसे भी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगी 0 माइनस 15 बाय टाइम इज 1 सेकेंड। देखो एक ही सेकेंड में ये चेंज आ गया पूरा। तो -15/1 मीन्स -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी रिटार्डेशन हो गई, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गई, मतलब कार स्लो डाउन कर रही है। आई बात समझ में कि नहीं आई सबको? अब आपके पास ये है, अब F इज इक्वल्स टू, आपको कार का वेट पता है कितना है, 1000 kgs है, into acceleration is -15, so -15,000 newtons is the answer for force। तो इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस नेगेटिव साइन शोइंग अस हियर, ये हमें बताना पड़ेगा आंसर में कि व्हाट इज दिस नेगेटिव साइन शोइंग अस हियर। द नेगेटिव साइन ऑफ फोर्स टेल्स अस दैट द फोर्स Speed इज is एक्टिंग, decreasing. नहीं, दैट द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू Opposite. वेयर द वर्क इज डन। तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वर्क। आ रही है बात समझ में कि नहीं आई? अब आप ब्रेकिंग फोर्स लगाते हैं तो वो क्या मोशन को अगेंस्ट ही तो जाती है, मोशन के अगेंस्ट ही तो जाती है, रिवर्स डायरेक्शन में ही तो जाती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? Yes, ma'am. Ma'am, देखो यहाँ पर अगर ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो गड़बड़ है। देखो, द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स टू स्टॉप द कार 15,000 न्यूटन है, फोर्स 15,000 न्यूटन है, लेकिन नेगेटिव साइन ऑफ फोर्स हेयर शोज दैट द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन ऑफ द कार। फोर्स ऑपोजिट लग रही है, ब्रेकिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, या जो ब्रेकिंग फोर्स आपने लगाई है, ब्रशेस रब कर दिए हैं आपने टायर्स के रिम में, तो वो जो आपने फोर्स लगाई है ब्रेकिंग फोर्स, वो एक्चुअली मोशन के अगेंस्ट काम कर रहा है। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? Yes, excuse ma'am. me, ma'am. अगर आप ये कंक्लूजन नहीं लिखते हैं तो फुल मार्क्स नहीं मिलते बेटा, ये लिखना बहुत जरूरी है। ओके, चलो, बाय बाय फॉर नाउ बच्चा लोग, आज के लिए इतना ही, कल Ma'am, मिलेंगे hidden homework. आगे। नथिंग। ओके, मैम मुझसे एक बाय डाउट बच्चा था। लोग।